नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट है लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मौर्यों के बाद छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़े थे, जिसमें आंध्र सातवाहन थे, चेदी वंश था, जिसके अंदर शुंग था, कण्व था। उनके बाद आज गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने मगध के ऊपर जब शासन किया उसकी बात करेंगे। तो गुप्त तो ये भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल माना जाता है। उसके बाद हम जब मध्यकालीन भारत पढ़े थे तो मध्यकालीन भारत के अंदर मुगलों के बारे में पढ़े थे। तो मुगलों का काल है वो दूसरा भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है उसको। ये पहला है। तो जो भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल किसको माना जाता है? तो गुप्तों को माना जाता है, गुप्त काल को माना जाता है। दूसरा है वो मुगल काल को माना जाता है। गुप्त काल की ये जानकारी देने वाले हमें स्रोतों की बात करें तो गुप्त काल के हमें कौन कौन से स्रोत जानकारी देते हैं? तो दो स्रोतों के माध्यम से हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो एक है पुरातात्विक के स्रोत, जिनके अंदर हम देखेंगे कि जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, ताम्र लेख है, उनके बारे में। एक देखेंगे साहित्यिक स्रोत, जिनके अंदर जो बुक्स हैं उनके बारे में। तो कौन कौन सी किताब है वो गुप्तों के बारे में बताती हैं। तो ये दो तरीके से हम इन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में यानी जो स्रोत हैं वो बताते हैं। जिसके अंदर देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हमें पहला जो स्रोत मिलता है वो मिलता है मेहरौली का स्तंभ लेख, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने बनवाया था। तो ये मेहरौली का जो स्तंभ लेख है आज उसी अवस्था में है जिस अवस्था में इसको लगवाया गया था, यानी इसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगी हुई है और ये खुली हवा के अंदर है। इसके ऊपर फिर भी क्या नहीं लगी है, जो हवा है, हवा के कारण भी क्या नहीं लगी है, जंग नहीं लगी है। तो मेहरौली का जो स्तंभ लेख है आज इस बात का क्या है, प्रमाण है, जो गुप्तों के समय का है। इसके बाद देखते हैं ऐरान अभिलेख। ऐरान अभिलेख भानुगुप्त का है। ये 510 ईसा पूर्व के अंदर हमें सती प्रथा है, यानी सती होती थी उस समय की महिलाएं। तो उनमें जो सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम सती कहाँ हुई थी, और सर्वप्रथम जो सती का उल्लेख देते हैं वो ऐरान अभिलेख देता है, जो भानुगुप्त का है, जो 510 ईस्वी के लगभग का है। तो ऐरान अभिलेख है, ये भी हमें गुप्तों की जानकारी दे रहा है। इसके बाद देखते हैं पूना ताम्रलेख। पूना ताम्रलेख है, ये प्रभावती गुप्ता का है। इस प्रभावती गुप्ता ने भारत के ऊपर, यानी पहली ऐसी हिंदू शासिका थी जिसने भारत के ऊपर शासन किया था, पहली ऐसी महिला थी जिसने क्या किया था, शासन किया था। इसके बाद हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम रजिया सुल्तान के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली जो क्लास है उनके अंदर। तो प्रभावती जो गुप्ता है वो पहली ऐसी महिला है, पहली ऐसी हिंदू शासिका है जिसने भारत के ऊपर क्या किया था, शासन किया था, पहली ऐसी महिला है। जिसका एक पूना ताम्र अभिलेख है, जिसके अंदर क्या मिलता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसकी तो ये पुत्री है। और इसके अंदर हमें जो गुप्त वंश है उसकी स्थापना करने वाले जो श्रीगुप्त थे उनकी जानकारी मिलती है। यानी श्रीगुप्त है उसकी जानकारी कौन दे रहा है, पूना ताम्र अभिलेख दे रहे हैं, जो प्रभावती गुप्ता का है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय थी, उसकी पुत्री थी। इसके बाद देखते हैं इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है उसके बारे में। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, उसका निर्माण तो अशोक के समय हुआ था, या अशोक जो महान था जिसमें हमने मौर्यों के बारे में पढ़ा था। तो मौर्य शासक था अशोक, उसने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसके ऊपर जो खुदाई का काम करवाया था वो समुद्रगुप्त ने करवाया था। यानी इसके ऊपर अशोक ने बनवाने के बाद समुद्रगुप्त था, उसने इस गुप्त वंश की वंशावली लिखवा दी, उसके बारे में लिखवा दिया। तो जिसकी जानकारी क्या देता है, जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वो हमें गुप्तों की जानकारी दे रहा है, इस कारण इसको यहाँ इंक्लूड किए हैं। इसके बाद देखते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। तो जूनागढ़ का अभिलेख हुआ, भीतरी गुफा अभिलेख हुआ। ये दोनों की दोनों अभिलेख हैं वो स्कंदगुप्त के बनवाए हुए हैं। तो स्कंदगुप्त कौन था, यानी इन गुप्तों में ही था। तो स्कंदगुप्त के जो अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख जो गुजरात में है, भीतरी गुफा लेख ये है। तो ये दोनों के दोनों हमें जानकारी देते हैं गुप्तों के बारे में। इसके बाद देखते हैं बिलसड़ का अभिलेख। ये बिलसड़ का अभिलेख कुमार गुप्त के बारे में बताता है। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमार गुप्त के द्वारा क्या की गई थी, स्थापित करवाई गई थी। तो ये बिलसड़ अभिलेख है वो हमें इस गुप्त काल की जानकारी देता है। तो ये इतने तो हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। विशाखादत्त है, उसने मुद्रा राक्षस, जिसके बारे में हमने मौर्यों के बारे में पढ़ा था। तो इनकी ये किताबें हैं, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। तो ये देवी चंद्र गुप्तम है वो किनकी जानकारी दे रहा है, हमें गुप्तों की जानकारी दे रहे हैं। अगला है बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में हम हर्षचरित जो वर्धन वंश पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। तो बाणभट्ट है, ये हर्षचरित लिखा था इसने, और एक कादम्बरी। तो ये दो पुस्तकें पूजी जाती हैं, इनके अंदर भी हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। तो बाणभट्ट है उसने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, हर्षचरित लिखी है और कादम्बरी लिखी है। यानी हर्ष के समय की चीजें हैं हर्षचरित के अंदर। तो ये हर्षचरित्र और कादम्बरी है, उसके अंदर हमें गुप्तों की भी जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत नाम की दो किताबें लिखी हैं, या इनके बारे में पूछा जाता है। यानी जो आर्यभट्ट है उसने क्या लिखा है,
सूर्य सिद्धांत यानी सूर्य के बारे में उस समय ये बता दिया था। यानी गुप्तों का समय कब है, 319 ईस्वी का है, ईसा पूर्व नहीं अब तो ईस्वी का है। इस ईस्वी के अंदर इस सूर्य सिद्धांत के बारे में बताया था। यानी सूर्य है और चंद्रमा है जो चक्कर लगाती है, उनके बारे में सब कुछ इन्होंने पहले ही बता दिया था अपनी इस पुस्तक के अंदर। आर्यभट्ट है उन्होंने, तो आर्यभट्ट उस समय के विद्वान वैज्ञानिक थे। उसके बाद देखते हैं आर्यभट्ट के बाद देखते हैं कालिदास के बारे में। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने अनेक नाटक लिखे हैं, अनेक किताबें लिखी हैं, अनेक बुक्स लिखी हैं, उनकी रचनाएं की हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये नाटक है। तो ये इनका किनका है, कालिदास का है। इसके बारे में भी हमें किनकी जानकारी मिल रही है, गुप्तों की जानकारी मिल रही है। मेघदूत है, ये कालिदास की रचना है। रघुवंश है, कुमार संभव है, मालविका अग्निमित्रम, इसके बारे में हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पुष्य मित्र सूंग का पुत्र था मित्रघात, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसमें मालविका अग्निमित्रम है, वो किसकी है, कालिदास की है। ऋतु संगारम है, विक्रमा नाम की एक और बुक है इनकी। तो ये इसकी प्रमुख बुकें हैं किनकी, इस कालिदास की, जो आपको हर एग्जाम में मिलती हैं, पूछी जाती हैं। इसके बाद देखते हैं धन्वंतरी। तो धन्वंतरी है वो गुप्तों के समय यानी गुप्त काल जब चल रहा था उस समय यहाँ क्या होता, चिकित्सक हुआ करता था। तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, जिसके अंदर हम अब जैसे अब ने जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें धन्वंतरी की पूजा करके ही कोई कार्य मतलब कोई ऑपरेशन होता है वो किया जाता है। तो ये धन्वंतरी है, इनकी एक किताब है जिनका नाम है अनुसिद्धांत। तो अनुसिद्धांत के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। अमर सिंह है, इसने अमरकोश लिखा था, ठीक है। तो ये गुप्तों के समय का है। अस्सी भट्टी है जिसने रावण वध लिखा था, तो ये रावण वध भी आपको पूछी जाएगी। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, ये आपको बार बार पूछा जाता है। यानी विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है ये गुप्तों का है, यानी गुप्त काल के अंदर लिखा गया था और गुप्तों की हमें जानकारी दे रहे हैं। अगला है वात्स्यायन। इस वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक एक पुस्तक लिखी थी, इसके बारे में भी हमें गुप्तों की जानकारी देता है। कामदंक जिसने नीति शास्त्र लिखा था, इसमें भी हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसमें भी हमें जानकारी मिलती है। सोमदेव की कथा सरिता सार है, ये भी हमें गुप्तों की जानकारी देता है। तो हम चंद्रगोबी है, यानी चंद्रगोबी एक वैज्ञानिक है जिन्होंने चंद्र व्याकरण लिखी है। ये सभी की सभी जो किताबें हैं, सभी की सभी साहित्यिक हैं, सभी की सभी पुरातात्विक स्रोत हैं, वो हमें गुप्तों की जानकारी देते हैं। और गुप्तों का समय 319 ईसा है और 540 ईसा का है। तो इन सभी जो स्रोत हैं, जो हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं, जो हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं, उन सभी स्रोतों से हमें गुप्त वंश की जो स्थापना करने वाले पहले शासक थे श्रीगुप्त, उनकी जानकारी मिलती है हमें। तो आज की क्लास है वो छोटी थी, अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम इनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो इन पुस्तकों के बारे में ही है। ये पुस्तकें आपको बार बार पूछी जाएंगी, बार बार आपके एग्जाम में आती रहती हैं, इसलिए ये अलग से मैंने वीडियो बनाया है। क्लास छोटी है लेकिन जो टॉपिक हैं, जो इसके अंदर चीजें दे रखी हैं, वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाली हैं। तो आप इनको तैयार करिए और कम समय में अधिक पढ़ाई करने के लिए मेरे साथ जुड़िए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।